नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार पूरे देश भर में पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया, लेकिन चुनाव का मौका है, इसलिए राजनीतिक दलों और नेताओं में होली का जोश कुछ ज्यादा ही दिखाई दिया। देश भर में होली मिलन समारोह हुए, उम्मीदवारों ने होली के कार्यक्रम आयोजित किए और सियासत भी जमकर हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली पर अपने आवास पर अपने समर्थकों के साथ होली खेली और होम मिनिस्टर अमित शाह होली के मौके पर गुजरात में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी गांधीनगर में दिखाई दिए। वहां से बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें आई हैं। इस मौके पर अमित शाह ने अवध में रघुबीर की होली का जिक्र किया। लालू यादव ने दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के घर पर पूरे परिवार के साथ होली का त्योहार मनाया। लालू यादव की उनकी बेटियों के साथ होली की तस्वीरें बहुत इमोशनल हैं। तेजस्वी यादव ने होली मनाने के साथ साथ दिल्ली में कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर बात करने की कोशिश की और यूपी में अखिलेश यादव का पूरा खानदान सैफई में इकट्ठा हुआ। सबने फूलों वाली होली खेली और चुनाव के लिए एक हो चुके परिवार की ताकत दिखाई। शरद पवार ने मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर जाकर होली की बधाई दी और इस मौके पर सीटों के बंटवारे को लेकर चल रहे झगड़े को सुलझाने का प्रयास किया। हालांकि महाराष्ट्र में झगड़ा शरद पवार और उद्धव ठाकरे की वजह से नहीं है, झगड़ा कांग्रेस की वजह से है। वैसे आज दावा किया गया कि महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाएगा और कल शाम तक उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट भी फाइनल कर ली जाएगी। बिहार में भी मामला कांग्रेस की वजह से अटका हुआ है। बिहार में आरजेडी कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती, इसलिए बात नहीं बन पा रही है। पूर्णिया, किशनगंज, औरंगाबाद, बक्सर और कटिहार जैसी कुछ सीटों पर कांग्रेस दावेदारी कर रही है, लेकिन आरजेडी ने इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं, उम्मीदवारों को संकेत दे दिए हैं। कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने आज यहां तक कह दिया कि उन्होंने लालू यादव को भी बता दिया और कांग्रेस हाईकमान को भी कि धरती छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद जाहिर है गठबंधन में टेंशन है। होली के रंगों के साथ इन सब खबरों की चर्चा करेंगे और शुरुआत करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेट बिहार से। लालू यादव आमतौर पर होली का त्योहार पटना में मनाते हैं। होली पर लालू का रंग अलग होता है, अंदाज अलग होता है, लेकिन इस बार लालू यादव ने पटना के बजाय दिल्ली में होली मनाई। शायद सियासी जरूरत थी। लालू यादव और राबड़ी देवी होली के मौके पर अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के घर पर मौजूद थे। तेजस्वी यादव और लालू की सातों बेटियां भी मीसा भारती के घर पर थी। पूरे परिवार ने एक साथ मिलकर होली मनाई। तेज प्रताप नहीं दिखे क्योंकि तेज प्रताप पटना में थे, उन्होंने अपने सपोर्टर्स के साथ होली खेली। इधर दिल्ली में मीसा भारती के घर रंग नहीं खेला गया, सिर्फ अबीर उड़ाया गया। लालू ने सभी बेटियों को गुलाल लगाया क्योंकि लालू यादव लंबे वक्त से बीमार चल रहे हैं। उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस हैं और इस बीमारी और उम्र का असर लालू यादव पर लगातार दिखाई दे रहा है। इस बार चुनाव में लालू की दो बेटियां मैदान में हैं। मीसा भारती पाटलिपुत्र से बीजेपी के राम कृपाल यादव के मुकाबले उतरेंगी। वहीं सारण की सीट से लालू की एक और बेटी रोहिणी आचार्य बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से टकराएंगी। हालांकि रोहिणी यादव के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सब मानते हैं कि वो इस बार रूडी को टक्कर देंगी। मीसा भारती ने दिल्ली में परिवार के साथ होली मनाई, लेकिन पाटलिपुत्र सीट से मीसा के खिलाफ चुनाव लड़े रामकृपाल यादव ने पटना में अपने समर्थकों के साथ होली खेली। उन्होंने बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, हजारों लोग जुटे। असल में रामकृपाल यादव आरजेडी के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं। लालू यादव के बहुत करीबी थे। वो आरजेडी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीते थे। आरजेडी की सरकार में मंत्री भी रहे, विधान परिषद के मेंबर भी रहे। 3 बार आरजेडी के टिकट पर ही लोकसभा का चुनाव जीते, राज्यसभा के मेंबर भी रहे। लेकिन 2014 में रामकृपाल यादव ने बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी के टिकट पर जीते। मोदी की पहली सरकार में मंत्री रहे, फिर 2019 में भी जीते और दोनों बार रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को ही हराया था।
क्योंकि रामकृपाल यादव ने पटना के डिप्टी मेयर के रूप में पॉलिटिकल करियर शुरू किया था, जमीन से जुड़े नेता हैं, लालू यादव के साथ 30 साल तक रहे, इसलिए उनके राजनीतिक पैतरे भी अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं। अब तक वो चुनावी राजनीति में भारी पड़े हैं, लेकिन इस बार आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस है, इसलिए लगता तो यह है कि पाटलिपुत्र में चुनावी टक्कर अच्छी होगी। लेकिन पाटलिपुत्र सीट को छोड़कर बाकी सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच तकरार जारी है। तेजस्वी यादव इसी मामले में कांग्रेस हाईकमान से फाइनल बात करने के लिए दिल्ली आए हैं। कांग्रेस बिहार की 40 में से 15 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बाद में कांग्रेस 9 सीटों पर आ गई, लेकिन आरजेडी कांग्रेस को 7 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। कांग्रेस की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई और आरजेडी ने अपने नेताओं को सिंबल भी बांट दिए। गया, नवादा, औरंगाबाद, जमुई, बांका, जहानाबाद और बक्सर की सीटों पर आरजेडी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। आरजेडी ने गया से कुमार सरजीत, नवादा से श्रवण कुशवाहा, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा और जमुई से अर्चना रविदास को सिंबल दे दिया है। इसी तरह तेजस्वी यादव ने उजियारपुर से आलोक मेहता और बक्सर से सुधाकर सिंह को चुनाव लड़ने की तैयारी करने के लिए कह दिया है। सुधाकर सिंह आरजेडी के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और जब नीतीश और आरजेडी मिलकर सरकार चला रहे थे, तब सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। अब आरजेडी ने सुधाकर सिंह को बक्सर से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। इनके अलावा आरजेडी पहले ही क्लियर कर चुकी है कि पाटलिपुत्र से मीसा भारती और सारण से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेंगी। इसी तरह आरजेडी ने जितनी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटे हैं, उनमें से कई ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस दावेदारी कर रही थी। जैसे कि औरंगाबाद से पूर्व सांसद निखिल कुमार कांग्रेस का टिकट चाहते हैं, लेकिन आरजेडी ने जेडीयू छोड़कर आए अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से सिंबल दे दिया। इसी तरह पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार काराकाट सीट से अपने बेटे के लिए कांग्रेस का टिकट चाहती थी, लेकिन आरजेडी ने यह सीट सीपीआई एमएल को दे दी। कटिहार सीट से कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर दावेदार हैं, लेकिन आरजेडी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। बेगूसराय सीट से कांग्रेस अपने नेता कन्हैया कुमार को चुनाव लड़वाना चाहती है, लेकिन आरजेडी ने यह सीट सीपीआई को दे दी है। कांग्रेस पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जैसी सीटें चाहती है जहां मुस्लिम वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है, लेकिन आरजेडी ये सीटें कांग्रेस को नहीं देना चाहती। कांग्रेस का इल्जाम है कि उसको कमजोर सीटें दी जा रही हैं, लेकिन आरजेडी का कहना है कि इन सीटों पर कांग्रेस के पास मजबूत उम्मीदवार ही नहीं है। आरजेडी का तर्क है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं थे, फिर भी वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी और हार गई। इसी वजह से महागठबंधन को बहुमत नहीं मिल पाया। अब ये गलती दोबारा करना समझदारी नहीं होगी। अब दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी भी जरूरत से ज्यादा मतलब आप सीट चाह रहे हैं। आधार जो है सबसे मजबूत आधार महागठबंधन में आप कह सकते हैं राष्ट्रीय जनता दल का ही है। अब उसी के ताकत के सहारे, उसी के कंधे पर जो है महागठबंधन को निकलना है। अब ये बाले के लोग जो कहते हैं उनकी भी बात सच है, जमीन पर गहराई में उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो आप उसी के अनुसार जो है आप सीट मांगिए कि हाँ साहब हमको ये स्थिति है हमारी। वहाँ बातचीत भी हुई कि मान लीजिए कि आप लड़ना चाहते हैं, कौन आपके उम्मीदवार हैं आप ये भी बताइए, ये भी उन्होंने नहीं बताया। तो इधर से लालू यादव का जो अपना ये है, उन्होंने सिंबल कई लोगों को दे दिया। अब आप दिल्ली लोग गए हैं, दिल्ली में क्या बातचीत होती है, हमको लगता है कि वहीं जो है फाइनल होगा और सारा ये सब खत्म हो जाएगा। इसको बहुत गंभीर बना करके नहीं देखना चाहिए कि इसका असर जो है गठबंधन पर पड़ेगा और गठबंधन जो है वो बिगड़ेगा। गठबंधन रहेगा और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। बिहार के एक और नेता हैं पप्पू यादव, वो भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच टकराव की वजह बन गए हैं। पप्पू यादव ने पिछले हफ्ते अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर दिया था। कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले पप्पू यादव लालू और तेजस्वी से भी मिले थे। उन्होंने लालू को अपना गार्जियन बताया, लेकिन लालू ने पप्पू यादव के लिए पूर्णिया सीट छोड़ने से इनकार कर दिया है
और पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। अब लालू जी की अपनी तरीके हैं उस परिवार की। वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं। मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर, एज ए बेटे की तरह मैं आपकी मदद करूंगा, आप चुनाव लड़ाएं, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। उनकी इच्छा थी कि मैं राजद ज्वाइन करूं, लेकिन पहले ही जब कांग्रेस परिवार राहुल जी और प्रियंका जी का सानिध्य इस तरीके से और विश्वास मेरे प्रति उन्होंने किया तो मेरे लिए वो काफी था। मैं कांग्रेस ज्वाइन किया। माँ और मासी, घी कहाँ गिरा तो दाल में, दाल कहाँ गिरा तो घी में। जब एक ही विचारधारा और गठबंधन के साथ हम लोग चल रहे हैं तो कांग्रेस में विलय हो या कहीं, यह किसी के लिए अहंकार का विषय नहीं है। हम अपने नेतृत्व से पहले ही हमने सारी बात बता दी है और मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। असल में महागठबंधन में न कोई मां है न कोई मौसी। बिहार में मोदी विरोधी मोर्चे की जो भी ताकत है उसमें माई बाप सब कुछ लालू यादव ही है। उनकी आरजेडी डोमिनेंट पोजीशन में है। चुनाव में हार जीत लालू यादव के सपोर्ट बेस पर डिपेंड करती है। कांग्रेस का वैसे भी बिहार में कोई खास प्रभाव नहीं बचा। पार्टी के पास न संगठन है न नेता है। लेकिन नीतीश कुमार के पलटी मारने से जले लालू यादव अब फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। वो कांग्रेस से एडजस्टमेंट करने को तैयार हैं। पप्पू यादव को भी सीट दे सकते हैं। लेफ्ट पार्टीज को भी एडजस्ट करने को तैयार हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर है सीटें जीतने की लालसा। इसीलिए कांग्रेस के साथ बातचीत अटकी हुई है और सीटें फाइनल नहीं हो पा रही। हालांकि लालू जिन जिन को लड़ाना चाहते हैं उनको इशारा दे दिया है, कई को सिंबल दे दिया है और वो लोग लालटेन लेकर मैदान में उतर गए हैं। महागठबंधन में अभी सीटों के बंटवारे का झगड़ा चल रहा है। वहीं बीजेपी और जेडीयू ने बिहार में अपने अपने हिस्से की सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 17 में से 3 सीटों पर मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए हैं। केंद्र सरकार में मंत्री अश्विनी चौबे, सांसद छेदी पासवान और अजय कुमार निषाद को इस बार उम्मीदवार नहीं बनाया गया। शिवहर सीट जेडीयू के कोटे में जाने से बीजेपी की एमपी रामा देवी को भी टिकट नहीं मिला। बीजेपी ने अश्विनी चौबे की बक्सर सीट से इस बार मिथिलेश तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सासाराम से छेदी पासवान की जगह पूर्व विधायक शिवेश राम को और मुजफ्फरपुर से अजय कुमार निषाद की जगह राजभूषण निषाद को टिकट दिया है। पिछली बार एलजेपी के खाते में गई नवादा सीट पर इस बार बीजेपी चुनाव लड़ेगी। नवादा से बीजेपी ने राज्यसभा के सांसद विवेक ठाकुर को टिकट दिया है। 3 केंद्रीय मंत्री आरके सिंह आरा से, गिरिराज सिंह बेगूसराय से और नित्यानंद राय उजियारपुर से फिर चुनाव लड़ेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से और राजीव प्रताप रूडी को सारण से टिकट दिया गया है। वहीं पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह एक बार फिर ईस्ट चंपारण से चुनाव लड़ेंगे। बिहार के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष संसद जायसवाल वेस्ट चंपारण से चुनाव के मैदान में होंगे। अपने नाम का ऐलान होने के बाद गिरिराज सिंह ने कहा, महागठबंधन अब सिर्फ फोटो में दिख रहा है, मोदी की गारंटी के सामने कहीं कोई नहीं टिकट सकता। मेरी कोई विश्वसनीयता कितनी है मैं नहीं जानता। नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता आम लोगों में, गरीबों में, किसानों में इतनी अधिक है कि बिहार में 40 का 40 सीट, उसमें बेगूसराय भी होगा, वो उम्मीद नरेंद्र मोदी के कारण है। अच्छा, मैं पूछता हूं, कहीं महागठबंधन है क्या? बंगाल ने तोड़ दिया, बिहार ने ठेंगा दिखा दिया, मध्य प्रदेश का कोई सवाल नहीं, राजस्थान का कोई सवाल नहीं, गुजरात में ठेंगा है, कांग्रेस अलग लड़ेगी, पता नहीं केजरीवाल जेल से लड़ेंगे, क्या करेंगे।
टीएमसी तो पहले ही खत्म हो गया। बंगाल में ने कहा टीएमसी खत्म, इसलिए देश में कहीं महागठबंधन नहीं है, फोटो सेशन के लिए महागठबंधन है। जेडीयू ने भी बिहार में अपने हिस्से में आई 16 सीटों पर कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं। 16 में से जेडीयू ने सिर्फ 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले हैं। सीवान सीट से विजयलक्ष्मी देवी, सीतामढ़ी से नीतीश कुमार के करीबी देवेश चंद्र ठाकुर और किशनगंज से मास्टर मुजाहिद आलम जेडीयू के टिकट पर लड़ेंगे। इस बार शिवहर सीट से नीतीश कुमार ने बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद को टिकट दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह कि जो गोपाल मंडल दावा कर रहे थे कि वो इस बार भागलपुर से चुनाव लड़ेंगे, जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार से बात हो गई है, टिकट उनकी जेब में है, उन गोपाल मंडल को टिकट नहीं मिला। नीतीश कुमार ने भागलपुर से गोपाल मंडल की जगह अजय मंडल को मैदान में उतारा है। इसके बाद जब गोपाल मंडल से पूछा गया, टिकट तो आपकी जेब में था, अब क्या हुआ, तो गोपाल मंडल ने कहा, जिस कुर्ते की जेब में टिकट रखा था वो कुर्ता किसी ने चुरा लिया। वो तो नीतीश कुमार के सिपाही हैं, हो सकता है नीतीश उनको मंत्री बना दे। अरे टिकट नहीं मिला, अभी पार्टी में बैठक चल रही है, अनाउंस हो गया, सही बात है। हाँ। अगर हमको नहीं मिला तो जिनको मिलेगा उनका प्रचार करेंगे, और क्या करेंगे। लेकिन ये क्यों हुआ? आप तो कह रहे थे कि बातचीत हो गई, नीतीश कुमार ने कह दिया है। अब हम अच्छे नहीं लगे, हो सकता है कुछ और पोस्ट हमको दे। टिकट तो पॉकेट में सर आपके था। हाँ पॉकेट में था, पॉकेट में छीन लिया सर? अरे निकल गया। कैसे निकल गया सर? कौन टान लिया सर? अरे टान नहीं लिया, हम थी ये कमीज खोल के रखे थे, कौन चुरा लिया? चुरा लिया। कौन है सर वो? हैं? कौन है? नहीं कह सकते हैं। अजय मंडल जी हैं। नहीं हम नहीं जानते। अजय मंडल जी है, मंडल जी का टिकट फाइनल हो गया वहाँ से। फाइनल हो गया ना, तब तो ठीक है, लड़ेंगे उनका चुनाव। जितवाइएगा उनको। जिताएंगे ना, जिताएंगे। कि राजद में जाइएगा? राजद में कौन जाता है भाई? बीमा भारती गई हैं। चलो 40 का 40 सीट लेंगे। सर बीमा भारती आपके बगल में विधायक हैं, वो चली गई सर राजद में कल से। चली गई, उनका इच्छा है। हम तो पार्टी का फाउंडर लीडर हैं, आज से नहीं। समता पार्टी का गठन हुआ, हम नीतीश कुमार को बोले हुए थे मरणोपरांत तक आपके साथ में, हमने सरकार बचाई है। नहीं आप सरकार बचाए, लेकिन आपको तो कुछ नहीं मिला गोपाल मंडल जी। अरे भाई अभी मंत्रालय है, सब कुछ है, सब कुछ लेंगे, काहे चिंता लीजिएगा। लेकिन आप तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार भाजपा में जाएंगे तो मट्टी पलीत हो जाएगा उनका। ये सब मत पूछिए। बिहार में बीजेपी और जेडीयू सभी सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं। कई बड़े बड़े नेताओं के टिकट कटे हैं। एक की बात तो आपने अभी भी सुनी, लेकिन अभी तक कहीं से आपने देखा किसी तरह के विरोध का कोई स्वर सुनाई नहीं दिया है। दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस के बीच अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है और अभी से उम्मीदवारों के नामों को लेकर आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच थोड़ी बहुत तकरार दिखाई दे रही है। ये तेजस्वी यादव के लिए टेंशन की बात हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आरजेडी के भविष्य और तेजस्वी के पॉलिटिकल करियर पर असर डालने वाले होंगे। तेजस्वी आज अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली में थे। होली के मौके पर लालू अपने पूरे परिवार के साथ थे। तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव का पूरा कुनबा सैफई में जुटा। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव, अक्षय यादव समेत परिवार के सारे नेताओं ने अपने पुश्तैनी गांव सैफई में होली मनाई। हालांकि अखिलेश यादव के परिवार ने सिर्फ फूलों की होली खेली। कार्यकर्ताओं ने पूरे परिवार पर फूल बरसाए। मौका होली का था, लेकिन बात हुई चुनावी राजनीति की। अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल और डिंपल यादव सब ने कार्यकर्ताओं से कहा, इस बार बूथ पर मजबूती से काम करना है, किसी भी कीमत पर बीजेपी को हराना है। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा, यह चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। इसके बाद अखिलेश ने कहा, बीजेपी बार बार उन पर परिवारवाद का इल्जाम लगाती है, इसलिए उन्होंने इस बार परिवार को खूब टिकट बांटे। अखिलेश ने कहा कि अगर बीजेपी को परिवार से इतनी दिक्कत है तो वो किसी परिवार के पास वोट मांगने ना जाए। और जो लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं परिवार वाले, इस बार हमने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, परिवार वालों को टिकट दे दी सब। और
रिकॉर्ड इसलिए भी तोड़ लिया कि बीजेपी वाले न जाने क्या क्या कहते हैं। हम उन बीजेपी वालों को कहेंगे इस होली के त्योहार पर उससे कहेंगे कि वो भी संकल्प लें कि किसी परिवार वाले को वो टिकट नहीं देंगे और किसी परिवार वाले से वो वोट मांगने नहीं जाएंगे अगर वो परिवार वालों के खिलाफ है तो। और नहीं तो स्वीकार करें लड़ाई लोकतंत्र में कि लोकतंत्र में जो मजबूती से लड़ेगा उसी के साथ जनता खड़ी दिखाई देगी। और हमें पूरा भरोसा है कि आसपास के क्षेत्र के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश इस बार गठबंधन पीडीए के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। असल में यूपी में परिवारवाद इस बार के चुनाव में बड़ा इशू होगा, क्योंकि अखिलेश यादव तो खुद ही बता रहे हैं उनका पूरा खानदान राजनीति में है, सब के सब चुनाव के मैदान में है। अखिलेश के अलावा रामगोपाल यादव राज्यसभा के मेंबर हैं, शिवपाल यादव विधायक हैं, अब उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया है। डिम्पल सांसद हैं, मैनपुरी से फिर चुनाव लड़ रही हैं। धर्मेंद्र यादव सांसद रह चुके हैं, अब आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। रामगोपाल के बेटे अक्षय यादव भी लोकसभा का चुनाव लड़े थे, हार चुके हैं, इस बार फिर फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल का बेटा आदित्य कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, जिला पंचायत में रह चुके हैं, अब शिवपाल उन्हें अपनी जगह बदायूं लोकसभा का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अखिलेश के परिवार के तेज प्रताप यादव भी राजनीति में हैं। तेज प्रताप यादव लालू यादव के दामाद भी हैं। लालू की बेटी राजलक्ष्मी से तेज प्रताप की शादी हुई है। तेज प्रताप पिछला चुनाव हार गए थे, इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला है। एक ही परिवार से इतने लोग राजनीति में किसी और खानदान के नहीं हैं, इसलिए ये बीजेपी के लिए बड़ा इशू होगा। लेकिन अखिलेश यादव के लिए भी मुश्किल ये है कि परिवार बड़ा है और सबको एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल काम है, इसलिए घर में भी दिक्कत है। छोटे भाई प्रतीक की वाइफ अपर्णा यादव बीजेपी में जा चुकी हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार अपर्णा को डिंपल के खिलाफ मैदान में उतारेगी। हालांकि बीजेपी ने यूपी की ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और कई बड़े नाम इस बार लिस्ट से गायब हैं। बीजेपी ने गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया। गाजियाबाद से बीजेपी ने लोकल विधायक अतुल गर्ग को मैदान में उतारा है। इसी तरह बरेली से पुराने नेता संतोष गंगवार की जगह इस बार छत्रपाल सिंह गंगवार को टिकट दिया गया है और पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। बाराबंकी से भी उम्मीदवार को बदल दिया गया है। पहले बीजेपी ने उपेंद्र रावत को टिकट दिया था, लेकिन उनका एक कंट्रोवर्शियल वीडियो सामने आया और उसके बाद उनका टिकट काटकर राजरानी रावत को टिकट दिया गया। जो नेता पार्टी लाइन के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं, उन्हें इस बार रेड सिग्नल दिखा दिया गया। पीलीभीत से वरुण गांधी को टिकट देने से बीजेपी ने इसीलिए इनकार किया। इस बार पीलीभीत से बीजेपी ने योगी सरकार में मंत्री और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। बदायूं से भी बीजेपी ने मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट काटकर दुर्विजय सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, जो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए थे। अब उन्होंने समाजवादी पार्टी भी छोड़ दी है, लेकिन उनकी बेटी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, क्योंकि बेटी ने हमेशा पिता का साथ दिया था। इस बार बीजेपी ने कई चौंकाने वाले फैसले भी किए। गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह 2 बार 5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। हालांकि 2 दिन पहले जब रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने बीजेपी ज्वाइन की थी, तो कहा जा रहा था कि गाजियाबाद से उन्हें जनरल वीके सिंह की जगह टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने गाजियाबाद से अतुल गर्ग को मौका दिया। अतुल गर्ग 2017 और 2022 में गाजियाबाद की विधानसभा सीट से असेंबली इलेक्शन जीत चुके हैं। 2017 में वो योगी सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे। अतुल गर्ग व्यापारी हैं और KIET ग्रुप के नाम से एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाते हैं। वो गाजियाबाद के पहले मेयर दिनेश चंद्र गर्ग के बेटे हैं। अतुल गर्ग को संघ का करीबी माना जाता है और ये पहला मौका है जब बीजेपी ने गाजियाबाद से किसी वैश्य को टिकट दिया है। गाजियाबाद की सीट आमतौर पर ठाकुर उम्मीदवार जीतते रहे हैं। 2009 में राजनाथ सिंह गाजियाबाद से चुनाव जीते थे। उससे पहले बीजेपी के रमेश चंद्र तोमर 4 बार गाजियाबाद से सांसद रहे थे।
हालांकि 2004 में तोमर को कांग्रेस के वैश्य समाज के सुरेंद्र प्रकाश गोयल ने हराया था। अतुल गर्ग पर यह जिम्मेदारी होगी कि वो इस सीट पर बीजेपी की जीत को बरकरार रखे। मेरे को बहुत सुखद आश्चर्य है कि ये पार्टी भाजपा ही ऐसा कर सकती है कि वो अपने पुराने कार्यकर्ताओं को और इतना सम्मान दे सकती है। ये भाजपा में ही संभव है। भाई समझ नहीं आ रहा कि किस दिल से धन्यवाद दूं, किस दिल से मैं शुक्रिया अदा करूं मोदी जी का, योगी जी का, नड्डा जी का, ठीक है, सारे कार्यकर्ताओं का। इतना प्रेम सबसे मिल रहा है, कभी जिंदगी में ऐसी उम्मीद नहीं करी। ऐसा नहीं है, माननीय राजनाथ सिंह यहाँ पे सांसद रहे, वो भी लोकल जैसी थे। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी ने सुल्तानपुर से मेनका गांधी को तो टिकट दे दिया है, लेकिन लगातार पार्टी और सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते रहे उनके बेटे वरुण गांधी को टिकट देने से इनकार कर दिया। पीलीभीत में वरुण गांधी उम्मीदवार थे, उनकी जगह जितिन प्रसाद को टिकट दिया है। पहले ऐसी भी चर्चाएं थी कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, वहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी ने पीलीभीत से पहले ही भगवत शरण गंगवार के नाम का ऐलान कर दिया है। अब यह कहा जा रहा है कि वरुण गांधी पीलीभीत से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन टिकट मिलने के बाद जितिन प्रसाद ने जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है। आज जितिन प्रसाद पीलीभीत पहुंचे और कहा कि वो मोदी के नाम और काम पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। पीलीभीत जैसी प्रतिष्ठित सीट पे भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने विश्वास व्यक्त किया है और यहाँ का लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। मैं इस अवसर पर सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का। असल में गलती वरुण गांधी की है। वरुण गांधी ने अपने 5 साल के पिछले टेन्योर में 4.5 साल तक नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो हर मौके पर यह दिखाते थे कि कैसे वो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए चिंतित हैं और सरकार कितनी नाकारा है। इसीलिए कई महीने पहले यह तय हो गया था कि इस बार उनका टिकट तो कटेगा। लेकिन पिछले कुछ महीने से वरुण गांधी ने अपनी चाल बदली, बात बदली, मोदी और उनकी सरकार की तारीफों के पुल बांधने लगे। पिछले 3 महीने में तो उन्हें सरकार का हर काम अच्छा लगने लगा, राम मंदिर अच्छा लगने लगा। शायद उन्हें लगता था कि पार्टी के नेता पुरानी बातों को भूल जाएंगे, लेकिन उनका टिकट कटना तय था और कट गया। गनीमत यह रही कि उनकी वजह से उनकी मां मेनका का नुकसान नहीं हुआ। मेनका को फिर से सुल्तानपुर की सीट दे दी गई है। इस बार के इलेक्शन में राम मंदिर बड़ा मुद्दा होगा। आज अयोध्या में राम भक्तों ने जमकर होली खेली, अबीर गुलाल उड़ा, रामलला को भी रंग लगाया गया। रामलला के साथ फूलों की होली खेली गई। क्योंकि नए राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली होली है, इसलिए आज अयोध्या में भक्तों की जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। सुबह सबसे पहले रामलला के मंदिर में श्रृंगार आरती हुई और इसके बाद मंदिर के पुजारियों ने रामलला को अबीर गुलाल के साथ 56 भोग चढ़ाया। बीजेपी के ज्यादातर नेताओं ने होली के मौके पर रामलला का जिक्र किया, भव्य राम मंदिर की बात की। अमित शाह ने अहमदाबाद में होली के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने हर जगह अपनी बात रामलला से ही शुरू की। अमित शाह ने कहा यह होली इसलिए खास है क्योंकि 500 साल बाद ऐसा मौका आया है जब अवध में रघुबीर होली खेल रहे हैं। हमारे यहाँ होली का त्योहार कई सालों से, अनगिनत सालों से मनाया जाता है और हम सब के लिए, न केवल देश, दुनिया भर में फैले हुए राम भक्तों के लिए होली विशेष है। क्योंकि एक बहुत बहुत पुराना लोकगीत है, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। और 500 साल के बाद, 500 साल के बाद आज अवध में रघुवीर होली खेल रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। मित्रों, एक प्रकार से होली का त्योहार
असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक होता है। जब प्रहलाद को प्रभु ने बचा लिया अपने पिता से, तो उसके दूसरे दिन ये रंग की होली मनाई जाती है। और दूसरी प्रकार से ये समानता का भी त्योहार है। जब रंग चला लग जाता है सबको, ना कपड़े दिखाई पड़ते हैं, ना चेहरे दिखाई पड़ते हैं, ना अगड़ा पिछड़ा कुछ दिखाई पड़ते हैं, सब एक समान रंग में रंगे हुए दिखाई पड़ते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह कि इस बार रामायण सीरियल में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव के मैदान में नजर आएंगे। अरुण गोविल को बीजेपी ने यूपी की मेरठ सीट से टिकट दिया है। हालांकि राजेंद्र अग्रवाल ने यहां से लगातार 3 बार चुनाव जीता, फिर भी बीजेपी ने राजेंद्र अग्रवाल की जगह अरुण गोविल को कैंडिडेट बनाया। टिकट मिलने के बाद अरुण गोविल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया, लेकिन विपक्ष के नेता अरुण गोविल को टिकट देने पर बीजेपी को निशाना बना रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने कहा कि राम को छोड़िए, बीजेपी ने तो रावण को भी टिकट दिया है। भाजपा रामायण के सभी पात्रों को टिकट देंगे, कंस मामा को भी देंगे और रावण को भी दे सकते हैं। इतने रावण पार्टी में लेकर टिकट तो दिया है ना। जो भ्रष्टाचारी थे, जो व्यभिचारी, जो बलात्कारी थे, वो रावण ही थे। जो जेल में जाकर आए या जेल में जाने के मार्ग में है, सबको टिकट दिया है। तो ये थोड़ी राम राज्य है। चलिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस बार लोकसभा के चुनाव में राम मंदिर बड़ा इशू है। बीजेपी का हर नेता अपनी सभाओं में जय श्री राम के नारे लगवाता है, राम मंदिर के निर्माण की बात करता है, रामलला का वनवास खत्म हुआ ये लोगों को याद दिलाता है। इसलिए अरुण गोविल को इसका फायदा मिलेगा और अरुण गोविल की उम्मीदवारी का फायदा बीजेपी को मिलेगा। क्योंकि मेरठ में वैश्य समाज की तादाद अच्छी है, अरुण गोविल भी वैश्य समाज से आते हैं, मेरठ के रहने वाले हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि 1991 में मंदिर आंदोलन के बाद बीजेपी ने रामायण में सीता का रोल निभाने वाली दीपिका चिखलिया को भी चुनाव के मैदान में उतारा था। दीपिका बड़ौदा सीट से बड़े मार्जिन से चुनाव जीती थी, लेकिन इसके बाद वो राजनीति में एक्टिव नहीं रही। अब रामायण के राम अरुण गोविल अपनी सियासी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि राम के नाम पर और मोदी के काम पर उन्हें जीत मिलेगी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। आज होली के मौके पर सीटों के बंटवारे की फाइनल बात हुई। शरद पवार आज उद्धव ठाकरे को होली की शुभकामनाएं देने मातोश्री पहुंचे। इस मौके पर सीट शेयरिंग पर बात हुई। मीटिंग में उद्धव और शरद पवार के अलावा जयंत पाटिल भी मौजूद थे। ये मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने कहा था कल उनकी पार्टी 15 से 16 सीटों पर अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर सकती है। हालांकि कई सीटों पर अघाड़ी में आपसी टकराव है। इसमें सांगली, साउथ सेंट्रल मुंबई और पालघर जैसी सीटें हैं। कहा जा रहा है कि इन सीटों पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच खींचतान बनी हुई है। वहीं भिवंडी सीट को लेकर शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के बीच विवाद है। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग की बात कहां तक पहुंची, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मीटिंग में क्या सहमति बन पाई, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई चलते हैं। हमारे संवाददाता सचिन चौधरी मौजूद हैं। सचिन, मीटिंग तो आपने बताया खत्म हो गई है, लेकिन मीटिंग के बाद कुछ पता चला? आज की मीटिंग में क्या हुआ, इसका कोई नतीजा निकला? क्या उम्मीदवारों की लिस्ट आ पाएगी? जी रईस जी, मीटिंग के बाद करीबन 2 घंटे मीटिंग चली, लेकिन किसी नेता ने बयान नहीं दिया। इससे साफ समझ में आ रहा है कि गतिरोध अभी भी बना हुआ है और कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ना उद्धव ठाकरे पीछे हटने के लिए तैयार है, ना शरद पवार पीछे हटने के लिए तैयार है, ना कांग्रेस पीछे हटने के लिए तैयार है। और ऐसे में पहले जो एमबीए में मनोमिलन दिखाई देता था, वो कहीं ना कहीं अब मनमुटाव में तब्दील होता नजर आता आ रहा है।
अगर हम बात करें सांगली की, तो सांगली को लेकर शिवसेना सूत्रों से हमें जो जानकारी मिल रही है कि उद्धव ठाकरे वहां पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि मैंने वहां पर सभा ली थी उन्होंने मिरज में, और उस सभा में उन्होंने वहां के चंद्रहार पाटिल शिवसेना की तरफ से जो लड़ने वाले हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से, उनके नाम का ऐलान किया है। वो पार्टी अब शिवसेना जो है पीछे नहीं हटेगी। अगर सांगली सीट शिवसेना उद्धव ठाकरे नहीं लड़ते तो पश्चिम महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के पास कोई सीट नहीं रहेगी, और उद्धव ठाकरे नहीं चाहते कि पश्चिम महाराष्ट्र से उनका अस्तित्व खत्म हो जाए। ये जो जानकारी मिल रही है कि उद्धव ठाकरे ने दक्षिण मुंबई की सीट जो वर्षा गायकवाड़ मांग रही थी, दक्षिण मध्य मुंबई की सीट, वो वहां पर भी अपना उम्मीदवार अनिल देसाई को तय कर दिया है। उनके भी नाम का ऐलान हो सकता है। एक और जानकारी मिली कि कांग्रेस ने उत्तर पश्चिम मुंबई की जो सीट है वो छोड़ दी है। संजय निरुपम वहाँ सीट मांग रहे थे, लेकिन वो सीट वहाँ सर उद्धव ठाकरे की पार्टी से अमूल कीर्तिकर लड़ेंगे। लेकिन भिवंडी सीट वो जो है वहाँ पर भी नाकी की जो है खींचतान दिखाई दे रही है। शरद पवार पार्टी चाहती है कि वो वहाँ पर लड़े, उनके पास सुरेश म्हात्रे नाम के कैंडिडेट है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि दयानंद चोरगे नाम के वहाँ पर कैंडिडेट है। वहाँ पर आगरी कोली और मुस्लिम तादाद करीबन 70 से 80% होती है, और ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि वो सीट कांग्रेस के पास ही रहे। राहुल गांधी ने वहाँ पर दौरा भी किया था, लेकिन शरद पवार उस पर अड़े हुए हैं। पालघर सीट जो है उसको लेकर भी बातचीत जारी है। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट से तरफ से ये इशारे मिल रहे हैं कि पालघर सीट जो है वो उद्धव ठाकरे छोड़ सकते हैं, लेकिन सांगली को लेकर वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और भिवंडी सीट को लेकर कांग्रेस भी जो है, कांग्रेस सांगली और भिवंडी सीट को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में गतिरोध बना हुआ है, और कहीं ना कहीं नेताओं की नाराजगी अब दिखाई दे रही है। और ऐसे में ये डिसाइड हुआ है कि आपने जो सीटों का डिटेल बताया, आप तो पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के सामने रख दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। सचिन ने बताया कि महाअघाड़ी के बीच सीटों को लेकर गतिरोध बना हुआ है, मतभेद बढ़ गए हैं। सांगली सीट पर उद्धव पीछे नहीं हटना चाहते। उद्धव साउथ सेंट्रल मुंबई की सीट पर भी अड़े हुए हैं, लेकिन उद्धव मुंबई वेस्ट नॉर्थ मुंबई छोड़ सकते हैं। लेकिन बाकी 4 सीटों पर शरद पवार और कांग्रेस के बीच झगड़ा है, इसलिए अब ये मुश्किल लग रहा है कि कल तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो पाएगा। आज कांग्रेस के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल से फिल्म स्टार कंगना रनौत के खिलाफ अभद्र कमेंट किए गए। इसका जबरदस्त विरोध हुआ, सोशल मीडिया पर जबरदस्त शोर मचा। कांग्रेस के नेताओं ने भी सुप्रिया श्रीनेत के कमेंट पर नाराजगी जाहिर की। असल में बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंगना रनौत को टिकट दिया है, लेकिन आज सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से कंगना रनौत की एक तस्वीर के साथ कुछ असभ्य बातें लिखी गई, अनसिविलाइज्ड कमेंट किए गए, और जैसे ही ये वायरल हुआ तो सुप्रिया श्रीनेत ने इस पोस्ट को हटा लिया। लेकिन उससे पहले सुप्रिया श्रीनेत निशाने पर आ गई। कंगना ने ट्वीट करके सुप्रिया श्रीनेत को जवाब दिया। कंगना ने लिखा, एक कलाकार के नाते पिछले 20 साल में मैंने हर तरह की महिला के किरदार निभाए हैं। फिल्म क्वीन में नादान लड़की से लेकर धाकड़ मूवी में सेडक्टिव स्पाई बनी, फिल्म मणिकर्णिका में देवी बनी, तो चंद्रमुखी में एक डेमन के तौर पर नजर आई। हर महिला सम्मान की हकदार है और उसकी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत कैमरे पर आई और कहा, ये पोस्ट उन्होंने नहीं लिखी थी, उनके सोशल मीडिया अकाउंट को कई लोग हैंडल करते हैं, उनमें से किसी एक ने यह काम किया है, वो कभी किसी महिला के सम्मान पर हमला नहीं कर सकती। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो भूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं
कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। सुप्रिया श्रीनाथ ने काफी स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये उन्होंने नहीं लिखा, वो इसे घृणित मानती हैं, इसे कंडेम करती हैं और इसके बारे में पूरी सफाई भी दे रही हैं। लेकिन इससे बात नहीं बनेगी क्योंकि उनके सोशल मीडिया अकाउंट से कंगना के बारे में जिस तरह के कमेंट किए गए उसे किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये गलत था, गलत है और गलत रहेगा। और सुप्रिया की ये गलती कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। हालांकि ये सही है कि कंगना और कंट्रोवर्सी साथ साथ चलते हैं। सियासत में अभी उनकी एंट्री हुई है, अभी तो उन्हें टिकट मिला है। जब चुनाव का कैंपेन होगा तो कई तरह के विवाद सामने आएंगे। लेकिन मोदी के नाम पर कंगना चुनाव तो जीत जाएंगी, पर जीतने के बाद भी विवाद खड़े होते रहेंगे क्योंकि बोलने में कंगना कभी पीछे नहीं रहती। अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। यहां बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद ममता बनर्जी परेशान है। बंगाल में बीजेपी अब तक 42 में से 39 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। इस लिस्ट में बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय, बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष, तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए तापस रॉय, अर्जुन सिंह, शीलभद्रदत्त जैसे नेताओं को टिकट दिया है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग नाम है रेखा पात्रा का। रेखा पात्रा को बीजेपी ने बशीरहाट सीट से उम्मीदवार बनाया है। रेखा पात्रा वो महिला हैं जो संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस के शेख शाहजहां के जुल्मों की शिकार हुई और उन्होंने सबसे पहले इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, पुलिस में केस दर्ज कराया। उनकी शिकायत पर ही बंगाल पुलिस ने शाहजहां के करीबी शिबू हाजरा को गिरफ्तार किया था। 6 मार्च को बारासात में रेखा पात्रा ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की थी। टिकट मिलने के बाद रेखा पात्रा ने कहा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके जैसी एक साधारण महिला को बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी। पात्रा ने कहा कि वो बशीरहाट के गरीबों के लिए लड़ती रहेंगी। सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे जैसी गांव की लड़की को उम्मीदवार बनाया। मैं हमेशा संदेशखाली की मां बहनों के साथ रहूंगी और गांव के लोगों की बेहतरी के लिए काम करूंगी। यहां होने वाले हर अन्याय का विरोध करूंगी। रेखा पात्रा वाकई में गांव की एक सरल सी महिला हैं, घरेलू हैं। राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता कभी नहीं रहा। वो पंचायत तक का चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने रेखा पात्रा को लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारकर पूरे पश्चिम बंगाल के इलेक्शन की टोन सेट कर दी। बंगाल में संदेशखाली बड़ा मुद्दा है। अब रेखा पात्रा महिलाओं के खिलाफ जुल्म और संदेशखाली में जुल्म के खिलाफ उठी आवाज की प्रतीक बनकर उभरेंगी और ये बात ममता को पूरे पश्चिम बंगाल में परेशान करेगी। एक और पार्टी परेशानी में है, वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज एक नया कैंपेन लॉन्च किया। पार्टी के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पेज पर अपने डीपी में केजरीवाल की तस्वीर लगा दी, जिसमें केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाया गया है और तस्वीर पर लिखा गया है मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। इस कैंपेन को दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉन्च किया। लोगों से अपील की अपनी डीपी में यह तस्वीर लगाकर केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करें। आतिशी ने कहा जैसे कंस और रावण को यह डर था कि उनका नाश श्री कृष्ण और भगवान राम करेंगे, इसलिए उन्हें खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन असत्य की हमेशा हार हुई। इस लड़ाई में भी केजरीवाल ही जीतेंगे। जैसे कंस को पता था कि भगवान श्री कृष्ण ही आखिरकार उसका नाश करने वाले हैं, जैसे रावण को पता था कि भगवान श्री राम ही उसका नाश करने वाले हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि आखिरकार
उनको अगर कोई एक आदमी खत्म करेगा, कोई एक नेता हराएगा, तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। नरेंद्र मोदी जी के इसी डर की वजह से वो आज अरविंद केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी जी के इस डर को घर घर तक पहुंचाने के लिए, अरविंद केजरीवाल की चिंगारी घर घर तक पहुंचाने के लिए, अरविंद केजरीवाल की प्रेरणा घर घर तक पहुंचाने के लिए आज पूरे देश में सोशल मीडिया पर एक डीपी कैंपेन की शुरुआत कर रही है। आज से ये होगी सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की डीपी कि मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तो आज होली नहीं मनाई, लेकिन दिल्ली में बीजेपी के नेताओं ने जमकर होली खेली। मनोज तिवारी ने अपने घर पर होली मनाई और गीत गाकर केजरीवाल पर इशारों इशारों में चुटकी भी दी। अरे कोई खेले रेल में, कोई खेले जेल में। इसके बाद मनोज तिवारी ने आतिशी सिंह को जवाब दिया। मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता होली नहीं मना रहे, ये बात झूठ है। कई नेता तो होली मनाते हुए कैमरे में पकड़े गए। मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल के गिरफ्तार होने से दिल्ली की जनता खुश है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी खुश हैं। होली है मुराद वालों। अरे कोई खेले रेल में, कोई खेले जेल में। अरे सबके घर उड़े अबीरा, सबके घर उड़े। आतिशी जी कह रही हैं उनके पार्टी के लोग नहीं मान रहे हैं, सब होली खेल रहे हैं। यहाँ तक कि सोमनाथ भारती भी होली खेलते पकड़े गए हैं। इसका मतलब अंदर अंदर सब खुश है। जब आम आदमी पार्टी का विधायक खुश है, अब सांसद प्रत्याशी खुश है, और इसका मतलब कि दिल्ली की जनता परम खुश है। आतिशी जी को भी सीएम बनने की थोड़ी सी लपड़ धप्पड़ लगी हुई है। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि आतिशी भी जरूर कहीं छुप छुपा के कैमरे से होली खेलेंगे। ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने इस बार रणनीति बनाने में चूक कर दी है। उनकी पार्टी का यह कहना कि मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल है, ये दावा कि नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के मौके पर इसलिए जेल में डाल दिया कि वो अकेले ऐसे नेता हैं जो इस चुनाव में मोदी को हरा सकते हैं। ऐसी बातें किसी के गले नहीं उतरेंगी। कम से कम इस बार तो लोकसभा के चुनाव में दिल्ली और पंजाब को छोड़कर आम आदमी पार्टी का रेलेवेंस कहीं नहीं है। दिल्ली में चुनौती इसलिए है कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रही है, लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि केजरीवाल ने अब तक कांग्रेस के खिलाफ इतनी बातें कही हैं और कांग्रेस ने भी केजरीवाल के बारे में, शराब घोटाले के बारे में इतना कुछ पब्लिकली कहा है कि इस अलायंस की क्रेडिबिलिटी पब्लिक माइंड में कम है। दूसरी बात है कि जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री पद न छोड़ना यह इंप्रेशन क्रिएट करता है कि केजरीवाल कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। इतिहास गवाह है, हमारे देश की जनता राजपाट छोड़ने वाले, त्याग करने वाले नेताओं को पसंद करती है, न कि सत्ता से चिपके रहने वालों को। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, महात्मा गांधी से लेकर जयप्रकाश नारायण तक और अन्ना हजारे तक, जिसके साथ केजरीवाल ने काम किया। तीसरी बात है कि दिल्ली में लोगों का एक बड़ा वर्ग है जिसे इस बात की चिंता हुई थी कि अगर केजरीवाल जेल में रहे, मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो उनके पानी बिजली के बिल फिर से आने लगेंगे। अब आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि सरकार वैसे ही चलती रहेगी जैसे पहले चलती थी, तो लोगों को ये चिंता भी नहीं रहेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि केजरीवाल जेल के अंदर हैं या बाहर। इन सारी बातों को देखते हुए लगता है कि इस बार केजरीवाल के लिए सहानुभूति हासिल करना, जन समर्थन जुटाना मुश्किल होगा। उज्जैन के महाकाल के दरबार में होली के मौके पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। भस्म आरती के दौरान मंदिर के गर्भगृह में महाकाल के साथ होली खेलने की परंपरा है।
आज सुबह जब भस्म आरती हो रही थी तो गर्भगृह में गुलाल उड़ाया गया। ये गुलाल आरती के लिए जल रहे कपूर पर गिरा और आग लग गई। गर्भगृह में मौजूद पुजारी झुलस गए। इस हादसे में 14 लोग घायल हुए। हादसे के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन पहुंचे। उन्होंने घायलों से मुलाकात की, 1 लाख रुपए की सहायता राशि और मुफ्त इलाज का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मजिस्ट्रेट से जांच होगी। 3 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई गई है। कमेटी ये पता करेगी कि आग कैसे लगी। मौके पर मौजूद सारी सामग्री के सैंपल ले लिए गए हैं और यह भी पता लगाया जा रहा है कि गर्भगृह में कोई ऐसी सामग्री तो नहीं थी जो मंदिर समिति ने उपलब्ध न कराई हो। आगे ऐसे हादसे न हो, इसके लिए गर्भगृह में पुजारियों की संख्या सीमित करने पर भी विचार किया जा रहा है। महाकाल मंदिर में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। होली की परंपरा तो सैकड़ों साल पुरानी है, लेकिन आग लगने की घटना आज पहली बार हुई। इसलिए आग कैसे लगी, किन कारणों से लगी, इसका पता लगना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में फिर ऐसा कोई हादसा न हो पाए।